हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर और इस क्लास में अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में बात करेंगे रीतिकाल के एक बड़े कवि बिहारी के संबंध में। ये आपके सिलेबस में भी है, बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के सिलेबस में बिहारी को रखा गया है, बिहारी, भूषण और घनानंद को रखा गया है। तो आज हम ये क्लास ले रहे हैं बिहारी पर। ये बिहारी पार्ट 1 के नाम से आपको देखने को मिलेगी। बिहारी पर कई पार्ट बनाने पड़ सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट हम बनाएंगे वो बिहारी के बारे में जो भी तथ्य हैं उनकी बात करेंगे, और इन तथ्यों को लेकर के कितने पार्ट बनते हैं ये आगे देखने वाली बात होगी। फिर दूसरी बात यह है कि बिहारी चूँकि आपके सिलेबस में है और सिलेबस में होने के कारण इनके दोहे जो हैं, आपके सिलेबस में जो इनके दोहे हैं उस पर भी तमाम सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे ही। तो फिर हम उन दोहों पर आएंगे और एक एक दोहों पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें पूछी जा सकती हैं, जिनकी संभावना हो सकती है, उन पर हम बात करेंगे। तो ये आप समझ के चलिए कि बिहारी पर हमें लगता है कि कम से कम 6 या 8 क्लास बनेगी, कुल मिलाकर के 6 से 8 क्लास हो सकती है बिहारी पर बने, तब जाकर के बिहारी को हम पूरा समझ पाएंगे। इसी तरह से घनानंद पर भी 6 से 8 क्लास बन सकती है और भूषण पर भी 6 से 8 क्लास बन सकती है। तो इस सीरीज में हम आज शुरू कर रहे हैं बिहारी को। तो चलिए हम बिहारी पर अपनी कुछ बातें आपके सामने रखते हैं। चूँकि एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, MCQ प्रणाली पर, तो हम लोग बात भी ऑब्जेक्टिव मोड वाली ही करेंगे, सब्जेक्टिव मोड में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसे लिखें, ना इच्छा हो तो ना लिखें, सुन करके भी आप उसे अपने स्मृति में सहेज करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ। तो बिहारी का जन्म होता है 1595 ईस्वी में। बिहारी का जन्म होता है 1595 ईस्वी में, 1595 ईस्वी। कहाँ होता है, स्थान का नाम लें तो स्थान है ग्वालियर, और वहाँ पर एक जगह है बसुआ गोविंदपुर। बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में 1595 ईस्वी में, ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में 1595 ईस्वी में बिहारी का जन्म होता है। बिहारी के पिता का नाम क्या था? ये था केशव राय। बिहारी के पिता का नाम था केशव राय। कभी कभी पूछी जाती है कि बिहारी किस जाति से संबंध रखते थे, किस जाति और कुल के थे। तो ये इनकी माथुर चौबे कहा जाता है कि ये माथुर चौबे जाति के थे बिहारी। और ये भी कहा जाता है कि इनके वंशज जो हैं वो आज भी मिलते हैं, आज भी विराजमान है। कहाँ? बूंदी प्रांत में। बूंदी प्रांत में इनके वंशज आज भी पाए जाते हैं। अब बिहारी के मृत्यु की बात कर लेते हैं। बिहारी का स्वर्गवास निधन होता है 1664 ईस्वी में। 1664, 1595 से 1664 तक वे रहे। बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने संप्रदाय में एक दीक्षा भी ली थी बिहारी ने, और उस संप्रदाय का नाम था निम्बार्क। तो बिहारी ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा भी ली थी। बिहारी ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा भी ली थी। फिर आप जानते होंगे सतसई का नाम सुना होगा आपने, श्रृंगार सतसई। तो श्रृंगार सतसई की जो परंपरा है उसका सूत्रपात बिहारी ने ही किया है, खास करके हिंदी में। तो आप लिखेंगे हिंदी में श्रृंगार सतसई की परंपरा का सूत्रपात बिहारी ने किया। हिंदी में श्रृंगार सतसई की परंपरा का सूत्रपात बिहारी ने किया। बिहारी की एक जो सबसे बड़ी रचना है उसका नाम है बिहारी सतसई, और इसका रचना का समय है 1662 ईस्वी। बिहारी सतसई कब लिखी गई? 1662 ईस्वी में। अब इसमें दोहे हैं बिहारी सतसई में, लेकिन अलग अलग विद्वान अलग अलग संख्या मानते हैं दोहों की। कुछ विद्वान मानते हैं कि कितने दोहे थे, कुछ विद्वान मानते हैं नहीं
इतने दोहे थे। तो इसमें हम कई मत हैं, तो सारे मतों पर हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला मत है उसे हम लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आप लिखेंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं। फिर हम लेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर का। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे हैं। 713। फिर हम लेंगे डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अनुसार 719 पद हैं या दोहे हैं। 719। तो रत्नाकर जी 713 मानते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं 700 दोहे, और डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित पुस्तक है उसमें जिक्र आता है कि इसमें 719 दोहे या पद हैं। अब इन 719 में होता क्या है, डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि इसमें 713 दोहे हैं और 6 हैं सोरठा, तो दोनों मिला करके हो जाते हैं 719। तो आप लिखेंगे डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि 713 दोहा है इसमें बिहारी सतसई में, और 6 क्या है, 6 हैं सोरठा। तो 713 और 6 719 प्रकार से पूरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि बिहारी सतसई पर किन कृतियों का सर्वाधिक प्रभाव है, किन से प्रभावित रहे हैं, किन कृतियों से प्रभावित रहे हैं या किन रचनाकारों से प्रभावित रहे हैं। तो आप लिखेंगे बिहारी सतसई पर हाल कवि द्वारा रचित, हाल कवि का नाम है हाल, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था उसका नाम है गाथा सप्तशती। तो हाल कवि द्वारा रचित गाथा सप्तशती का सर्वाधिक प्रभाव है। बिहारी सतसई पर हाल कवि के द्वारा लिखी गई गाथा सप्तशती का सर्वाधिक प्रभाव है। तथा इसके अतिरिक्त अमरूक शतक और आर्या सप्तशती, अमरूक शतक और आर्या सप्तशती का भी बिहारी सतसई पर प्रभाव है। अमरूक शतक और आर्या सप्तशती का भी बिहारी की सतसई पर प्रभाव है। अब आप पढ़ते समय देखते होंगे कि बिहारी की जो रचना बिहारी सतसई है इसमें तमाम ऐसे दोहे आपको मिलेंगे जिसमें विरह की स्थितियों का, प्रेम की स्थितियों का, अन्य तमाम स्थितियों का बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इसको बोलते हैं ऊहात्मक पद्धति। ऊहात्मक पद्धति। तो जो बिहारी की ऊहात्मक उक्तियां हैं या ऊहात्मक पद्धति है उस पर किसका प्रभाव है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उस पर प्रभाव है फारसी पद्धति का। तो आप लिखेंगे बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी का प्रभाव है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी का प्रभाव है। अब हम ये जानेंगे कि बिहारी किस राजा के राज्याश्रित कवि रहे। तो प्रसिद्ध है कि जयपुर के एक राजा थे, राजा जय सिंह। ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। जय सिंह के बारे में एक बड़ी उक्ति प्रसिद्ध है कि जब जय सिंह का विवाह हुआ तो उन्होंने राजकाज छोड़ करके अपना पूरा टाइम अपनी रानी के साथ ही रहने लगे और राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। तो ये देख करके बड़ी चिंता हुई महामंत्रियों में और अन्य बड़े अधिकारियों में। तो ये बात बिहारी तक पहुंचाई गई कि कुछ आप ही करिए। तो बिहारी ने एक छोटी सी पर्ची बनाई और उसमें एक दोहा लिखा, और वो दोहा लिख करके राजमहल तक महाराज राजा जय सिंह के तक पहुंचाया गया। तो उस दोहे को पढ़ने के बाद उन पर काफ़ी असर हुआ और फिर वो अपने राजकाज में पुनः अपनी पुरानी पद्धति पर लौट आए जिस प्रकार से वो पहले राज्य का शासन चलाया करते थे। तो ये कई बार पूछा जाता है कि वो दोहा कौन सा है, तो मैं आपको बता दूँ दोहा कौन सा है, आप उसे लिख लीजिए। वो दोहा था
नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अली कली ही सो बिंध्यों, आगे कौन हवाल। अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। अन्योक्ति अलंकार है इसमें। अन्योक्ति अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। अन्योक्ति अलंकार से तात्पर्य ये है कि हम कहें किसी और को, लेकिन माध्यम किसी और को बनाएं, लेकिन लक्ष्य हमारा कोई और हो। माध्यम कोई और हो और लक्ष्य कोई और हो। इस प्रकार की रचनाओं को कहा जाता है अन्योक्ति अलंकार। तो आप देखिए, ये जो है ये माध्यम बनाया है भंवरे और फूल की कली को बिहारी ने, लेकिन कहा किसे है? कहा है राजा जयसिंह को। तो इस प्रकार की जो पद्धति होती है अलंकारिक पद्धति, उसे बोलते हैं अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का एक और बहुत अच्छा उदाहरण है कबीरदास जी का। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी बार। तो कबीरदास जी ने इस जीवन की निस्सारता को, इस जगत की निस्सारता को सिद्ध किया है किसके माध्यम से? फूल और कली के माध्यम से, माली के माध्यम से। कि माली आज आया है, कुछ फूल को लेकर के चुन गया, कल फिर आएगा और फिर कल कुछ को लेकर चला जाएगा। तो ये दुनिया की रीति ऐसी है कि यहाँ पर जो आया है उसको आखिर में एक दिन जाना ही है। तो इस प्रकार से ये अन्योक्ति अलंकार का एक अच्छा उदाहरण भी कहा जाता है, बिहारी के द्वारा लिखा गया। कौन सा दोहा? मैं फिर से बता दूं आपको कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। इसी प्रकार बिहारी जी ने राजा जयसिंह को एक बार और एक दोहा लेकर के दिया था। जयसिंह के खिलाफ तमाम प्रकार की शिकायतें जब मिलने लगी राज्य प्रशासन को कि राजा साहब जो है वो जो हमारे आतताई हैं, जो इस देश पर तमाम प्रकार के वाह्य आक्रमण होते रहे, उनका बीच में साथ देने लगे थे राजा जयसिंह। तो जब बिहारी को ये मालूम चला कि जयसिंह जो आक्रमणकारियों के साथ हो गए हैं और यहाँ के राजाओं के खिलाफ हो जा कर के लड़ने लगे हैं, गुपचुप अपनी सेनाएं भेजते हैं, गुपचुप अपने हथियार भेजते हैं, तो फिर बिहारी ने फिर उनको दोबारा एक और दोहा लेके भेजा था। और ये भी अन्योक्ति अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। वो भी दोहा मैं आपको बता दूं। बिहारी ने लिखा, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। बैठ पराए पानी पर, तू पच्छीनु न मार। असल में अन्योक्ति अलंकार ये है कैसे, समझ लीजिए आप। इसमें वो बाज नामक एक पक्षी होता है, बाज। उस बाज पक्षी को मोहरा बनाते हैं, सहारा बनाते हैं, और उस बाज पक्षी के माध्यम से राजा जय सिंह को एक चेतावनी के रूप में ये लाइन भेजते हैं, ये पंक्ति भेजते हैं कि आप जरा समझिए इस बात को। क्योंकि महाराज थे, डायरेक्ट कुछ कह सकते नहीं थे अपने राजा महाराजा को। तो जो बड़े चतुर और चालाक कवि हुआ करते थे या सेनापति हुआ करते थे तत्कालीन राजाओं के, बुद्धिमान बीरबल टाइप के, तो वे अपने राजा को कुछ इसी प्रकार का संदेश और सलाह दिया करते थे। तो बाज पक्षी के माध्यम से बिहारी ने जय सिंह को यह सलाह दी। क्या सलाह दी, समझ लेते हैं जरा एक मिनट। कहते हैं कि स्वार्थ सुकृत ना। स्वार्थ मतलब स्वार्थ, सुकृत मतलब होता है कोई अच्छा कार्य, फिर कहते हैं ना, नहीं है। जो बाज पक्षी के लिए कह रहे हैं कि जो तुम करते हो ना तो इसमें तुम्हारा स्वार्थ है और ना ही कोई अच्छा काम है। तो पहले समझ लेते हैं बाज पक्षी करता क्या है। देखिए, जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, बाज को पालते हैं, अपने साथ रखते हैं और उसको सिखाते हैं शिकार करना। बाज आप जानते हैं खतरनाक शिकारी होता है प्राकृतिक रूप से, और उस खतरनाक शिकारी को प्राकृतिक रूप से जो खतरनाक है उसको अगर रेडीमेड भी कर दिया गया, थोड़ा उससे आर्टिफिशियल भी ज्ञान दे दिया गया शिकार का, तो फिर और ख़तरनाक हो जाता है वो। तो उसे शिकार करने के लिए और ज़्यादा सक्षम बनाया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है शिकारियों के द्वारा। फिर ट्रेनिंग देने के बाद उसे 2 दिन तक भूखा रखा जाता है
और तीसरे चौथे दिन उसको लेकर के शिकारी बाग में या बगीचे में निकलता है जहाँ पर पक्षियाँ ज़्यादा संख्या में मिलती हों। फिर जब भूखा होता है बाज तो वो बहुत तेज़ी से पक्षियों पर आक्रमण करता है और हर हाल में उन्हें पकड़ ही लेता है। और जैसे ही पकड़ता है शिकारी पहुंच जाता है और उससे उस पक्षी को वो छुड़ा करके अपने झोले में डाल लेता है। बाज फिर से भूखा रह जाता है और फिर से पुनः शिकार करता है। इस तरह से दिन भर में वो कई शिकार करता है, लेकिन खाने को कुछ नहीं पाता है। अगर खाने को पा जाएगा, पेट भर जाएगा, तो शिकार करेगा ही क्यों। तो वही कह रहे हैं बाज को बिहारी कि आप महाराज, आपकी जो इस समय दशा है वो एक बाज पक्षी की तरह है कि बाज पक्षी जो पक्षियों का शिकार करता है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं कि खाने को नहीं मिलता है। सुकृत कोई अच्छा कार्य भी नहीं है शिकार करना, किसी की जान लेना। स्वार्थ सुकृत न मतलब नहीं। श्रम वृथा, श्रम मतलब जो मेहनत करता है, वृथा माने बेकार हो जाती है। क्या करता है मेहनत? बाज दौड़ करके झपट्टा मार के दौड़ा करके पक्षी को पकड़ता है, लेकिन तब तक शिकारी पहुंच जाता है और पक्षी को छीन लेता है उससे। तो उसकी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है, अपने लिए उसकी मेहनत किसी काम की नहीं रह जाती है। तो स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार। तो भाई पक्षी को संबोधित करते हुए बिहारी कहते हैं, जरा देखो, समझो, सुनो, इसे अपने मन में जरा विचार करो। बैठ पराए पानी पर तू पक्षी नु न मारी। तुम दूसरों के हाथ पर बैठे हो, दूसरों के इशारे पर चलते हो और दूसरों के इशारे पर चल करके अपनी ही जाति के पक्षियों को तुम मार देते हो। और वो जो आदमी है वो दूसरी जाति का है, वो दूसरे देश का है, वो दूसरे प्रकार का है, वो तुम्हारा यूज कर रहा है, वो तुम्हारा प्रयोग करता है, तुमको खाने को नहीं देता है। तो इस प्रकार का एक संदेश बिहारी ने राजा जय सिंह को भिजवाया था कि आप किसका साथ दे रहे हैं? बाहरी लोगों का। किसको मरवाने के लिए साथ दे रहे हैं? अपने देश के लोगों को। लेकिन ये बात डायरेक्ट बिहारी कह नहीं सकते थे, किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होती सम्राट से ऐसी बात करने की। तो बिहारी ने इसे एक दोहे के माध्यम से इस प्रकार से संदेशा भिजवाया था। तो ये दो दोहे बहुत प्रसिद्ध है राजा जय सिंह के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों पूछे जाते हैं। तो मुख्य मुद्दा था ये कि ये राज्याश्रित कवि कहाँ गए थे? तो जयपुर के जो राजा थे राजा जय सिंह, ये उनके दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय सत्ता थी उस समय, केंद्रीय सत्ता में जो मुगल सम्राट थे उनका नाम था उस समय शाहजहां। तो ये शाहजहां के भी राज्याश्रित कवि रहे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पाठ्यक्रम में वो कौन सा ऐसा कवि है जो दो राजाओं के यहाँ रहा, केंद्रीय सत्ता में भी रहा है, राज्याश्रित था, और जो स्टेट के राज्य थे उनमें भी था, तो ये हैं बिहारी। स्टेट में ये आपके थे राजा जय सिंह के दरबारी कवि या राज्याश्रित, और केंद्रीय सत्ता में मुगल सम्राट शाहजहां के भी ये राज्याश्रित कवि थे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं इनके गुरु क्या था। इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। नरहरि दास, बिहारी के गुरु का नाम था नरहरि दास। बिहारी सत्य जो बिहारी ने लिखी, कई बार ये पूछा जाता है कि कब लिख करके उन्होंने समाप्त किया इसे। तो ये है 1662 ईस्वी में। आप लिखेंगे बिहारी ने अपनी बिहारी सतसई 1662 ईस्वी में संपन्न की। संवत लिखना चाहे तो लिखेंगे 1719। आप जानते हैं 57 वर्ष का इसमें अंतर होता है। तो अभी जिस दोहे की हम बात कर रहे थे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, इसको जब भेजा बिहारी जी ने महाराज जय सिंह के पास तो वे बड़े प्रभावित हुए इस दोहे से, और मैंने बताया कि वे पुनः उसी तरह से अपने राजकाज में लग गए। लेकिन जब प्रसन्न हुए तो राजा महाराजा बड़े लोग जब प्रसन्न होते हैं तो अपने राज्याश्रित को वे कुछ दान दक्षिणा भी देते हैं। तो इस दोहे से प्रसन्न होकर के महाराज जय सिंह ने बिहारी को, एक गांव था उसका नाम था काली पहाड़ी, काली पहाड़ी नामक जो गांव था उसे एक पुरस्कार के रूप में बिहारी को दे दिया था। इस दोहे से प्रसन्न होकर के महाराज जय सिंह ने काली पहाड़ी नामक एक गांव था जिसे बिहारी को पुरस्कार के रूप में दे दिया था। और ये भी कहा जाता है, और ये जहाँ तक कि सच है, कि हर एक दोहे पर एक असरफी
बिहारी को महाराज जय सिंह के दरबार द्वारा पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ करती थी। लेकिन ये एक स्पेशल दोहा था, इस पर पूरा एक गांव, काली पहाड़ी नाम का एक गांव, इन्हें पुरस्कार के रूप में मिला हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस, अगला आप लिखेंगे, बिहारी के काव्य को त्रिवेणी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिहारी का काव्य है वो त्रिवेणी है, तो किस चीज़ की त्रिवेणी है? त्रिवेणी का मतलब हुआ जहाँ पर 3 नदियों का या 3 धाराओं का या किन्हीं 3 चीज़ों का संगम हो, उसको बोलते हैं त्रिवेणी। तो बिहारी के काव्य में 3 चीज़ों का संगम था। वो कौन कौन सी थी? वो थी श्रृंगार, भक्ति और नीति। तो बिहारी के संपूर्ण काव्य को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी कहा जाता है। ये सवाल आपसे कई प्रकार से घूम फिर करके पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि बिहारी का जो काव्य है उसे त्रिवेणी की संज्ञा दी जाती है, और ये त्रिवेणी 3 चीज़ों से मिलकर के बनी थी, श्रृंगार, भक्ति और नीति। भाषा की बात कर लें तो इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी ब्रज, और इनका प्रिय छंद है दोहा। भाषा है ब्रज और प्रिय छंद है इनका दोहा। अब हम बात कर लेते हैं शैली की। किस शैली में आप काव्य रचनाएं किया करते थे? तो आप जानते हैं मुक्तक शैली में ये काव्य रचनाएं किया करते थे। मुक्तक शैली का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आज फिर से बता दे रहा हूँ कि मुक्तक शैली से हमारा तात्पर्य उस शैली से है जिसमें प्रत्येक दोहा, प्रत्येक छंद या प्रत्येक पद, जिस भी वो लिखा गया हो, अगर दोहे में लिखा गया है तो प्रत्येक दोहा, पदों में लिखा गया है तो प्रत्येक पद, चौपाई में लिखा गया है तो प्रत्येक चौपाई अपना स्वतंत्र अर्थ रखती हो। उस चौपाई या उस दोहे के अर्थ को समझने के लिए उसके आगे पीछे के दोहे को पढ़ना अनिवार्य ना हो, तो उसे कहते हैं मुक्तक शैली। जैसे बिहारी का आप कहीं से भी 713, 719 जो भी दोहे हैं, वो कहीं से भी कोई एक दोहा पढ़ लीजिए तो आपको उसका पूरा का पूरा अर्थ मालूम चल जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसके ऊपर वाला दोहा पढ़ेंगे तब ये दोहा समझ में आएगा। तो इसे बोलते हैं मुक्तक शैली। मुक्तक शैली में आपके इधर बिहारी आपको मिलेंगे, भक्ति काल में आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे, आपको रहीम मिलेंगे। मुक्तक शैली में हर दोहा उनका स्वतंत्र अर्थ रखता है। फिर भक्ति काल के एक बहुत बड़े कवि आपको मिलेंगे, कबीर दास जी, वे भी मुक्तक शैली के रचनाकार थे। तो बिहारी जो है वो भाषा इनकी ब्रज है, छंद इनका प्रिय है दोहा, और शैली क्या है? ये मुक्तक शैली में आप लिखा करते थे। इसे घूम फिर करके कुछ और तरह से भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिहारी का काव्य रूप कैसा है? तो काव्य का रूप यानी काव्य की शैली, ये दोनों शब्द एक ही हैं। तो काव्य रूप और काव्य शैली यानी मुक्तक। काव्य रूप क्या है? मुक्तक। शैली क्या है? वो भी है मुक्तक। ठीक, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। अब जरा जान लेते हैं, जो रीतिकाल में 3 प्रकार की धाराएं चल रही थीं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो बिहारी को किस खांचे में हमारे विद्वान आलोचकों ने और साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने रखा है? तो बिहारी को रीति सिद्ध काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। किस काव्यधारा का? रीति सिद्ध काव्यधारा का। बिहारी को रीति सिद्ध काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र और भगीरथ मिश्र ने इन्हें रीतिबद्ध कवि माना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ठीक से लिख के समझ लेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र और भगीरथ मिश्र ये 2 ऐसे साहित्यकार, आचार्य, आलोचक हैं जिन्होंने बिहारी को रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत माना है। वैसे ही रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि या सिरमौर कवि माने जाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, रीति सिद्ध अलग रहेगा, रीतिबद्ध अलग रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ये बिहारी पार्ट 1 है। बिहारी पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगी। आप इसे पढ़े लिखें अच्छे से। तब तक के लिए नमस्कार।